तो हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सॉल्यूशन चैप्टर में क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है? किसी गैस की क्या सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में, इस पे हमने आपसे चर्चा करी थी लास्ट क्लास में। उसी का एक पार्ट है हेनरी लॉ, पढ़ाता हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं देख लूँ क्या मेरी वॉइस क्लियर है, ठीक है? जो क्लासरूम में जॉइन है ये बता भी सकते हैं बच्चे मुझे, एक बार चैट में लिख दीजिएगा। हाँ, और स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है? चलिए, तो क्लास करता हूँ मैं कंटिन्यू। हेनरी लॉ, हेनरी का नियम, ठीक है? देखते हैं क्या है हेनरी लॉ। तो बच्चों होता क्या है, हमने अब तक पढ़ा है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं किसी लिक्विड में, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ऊपर स्पेस ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको लास्ट क्लास का जो पढ़ाया था, वो आपको बताया, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस 2 चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एक तो टेम्परेचर पे, ठीक है? हमने देखा था जैसे-जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये कांसेप्ट पढ़ा था कि जैसे-जैसे तापमान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी, ठीक है? हमने इसके कुछ एग्ज़ाम्पल भी देखे थे लास्ट क्लास में। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उस चीज़ पे डिपेंड करती है जो कि है प्रेशर। और बच्चों जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा गैस वाटर में डिज़ॉल्व होगी या किसी सॉल्यूशन में डिज़ॉल्व होगी। तो प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, ठीक है? तो ये 2 कांसेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है? चलिए, तो आते हैं हेनरी लॉ को और समझते हैं। कह रहा है कि यदि आप कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तो एट कांस्टेंट टी, ठीक है? टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तो आप देखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर के, ठीक है? ये P, इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब क्या होता है पार्शियल प्रेशर? इसको बहुत सरल सी भाषा में समझते हैं, ज़्यादा टेक्निकली इसको मैं नहीं समझा रहा, बहुत सरल सी भाषा में समझो। बेटा जी सॉरी, ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में देखो ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन में बहुत सारे पार्टिकल होंगे। लेट अस से इस पार्टिकल का नाम A है, इस पार्टिकल का नाम B है, इस पार्टिकल का नाम C, D, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये इस जो सॉल्यूशन है इस पे मान लो टोटल प्रेशर P लग रहा है, क्या लग रहा है? P। तो यहाँ पे डाल्टन का नियम है, डाल्टन रूल या डाल्टन्स लॉ कह लो उसको। तो डाल्टन का नियम है, ये कहता है जो टोटल प्रेशर P लग रहा है वो डिवाइड हो जाएगा इन छोटे-छोटे प्रेशर में। दैट मीन्स A पे लगने वाला प्रेशर PA होगा, B पे लगने वाला प्रेशर PB होगा, C पे लगने वाला प्रेशर PC होगा, ऐसे PD एंड P होगा। दैट मीन्स जो आप टोटल प्रेशर यहाँ पे डाल रहे हैं वो डिवाइड हो जाएगा या डिपेंड करेगा कि A पे कितना प्रेशर लग रहा है, B पे कितना लग रहा है, C पे कितना लग रहा है, D पे क्या लग रहा है, ठीक है? और ये जो PA, PB, PC, PD होंगे यही हमारे पार्शियल प्रेशर होंगे। दैट मीन्स तो कोई जो आपका सॉल्यूशन है उसपे नेट प्रेशर का कितना पार्ट लग रहा है उसको जनरली आप पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है? इट इज द पार्शियल प्रेशर। तो कहता है डाल्टन लॉ कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इन पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स जो टोटल प्रेशर P होगा वो PA, PB, PC, PD इन सब के बराबर होगा, इन सब के बराबर होगा। तो ये आपका डाल्टन का नियम, ठीक है? तो डाल्टन नियम नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे, वैसे हेनरी लॉ समझाना है, बट हाँ पार्शियल प्रेशर समझाना था तो वो हमने डाल्टन लॉ से क्लास 11 में भी देखा है। तो बच्चों यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, कब? जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। मतलब जितना प्रेशर आप बच्चों यहाँ पे लगाएंगे उतना ही ज्यादा वो गैस उस लिक्विड में सॉल्युबल होगी, ठीक है? और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हमारे पास का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक, है ना? कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडा वाटर, सोडा वाटर, ये बेस्ट एग्जांपल हैं। तो बच्चों होता क्या है, जो पानी होता है उसमें हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व कर दी जाती है। देखो कितनी सरल सी चीज है आपका सोडा वाटर, ठीक है? बट वो हाई प्रेशर लगाने का ही पैसा आपसे ले लिया जाता है, ठीक है? तो हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दिया जाता है और जब घोल देते हैं तो बच्चों ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो आपका सिंपल सोडा है, ठीक है? कार्बोनिक एसिड जो आपका सोडा है, या फिर मैं इसको कोल्ड ड्रिंक भी कह सकता हूँ, या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आपकी होती हैं उनको जनरली मैं इसमें कंसीडर कर सकता हूँ। जनरली क्या है? कार्बोनिक एसिड है, ठीक है?
तो आप हाई प्रेशर जैसे-जैसे प्रेशर लगाएँगे तो आप देखेंगे उतनी ज़्यादा CO2 पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी और उतना ही ज़्यादा कार्बोनिक एसिड आपको मिलेगा, ठीक है? और सेम आपने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है, उसे आप सेक करते हैं, सेक करके उसे ओपन कर देंगे, तो आप देखेंगे वहाँ से कोल्ड ड्रिंक सारी बाहर आ जाती है, क्यों? कि वहाँ पे जो CO2 है, वो क्या आ जाती है? CO2 में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से CO2 मॉलिक्यूल बाहर आ रहे होते हैं बहुत तेज़ी से और अपने साथ जितना भी लिक्विड है उसको बाहर ले आते हैं और आप देखते हैं जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक बाहर बिखर जाती है, ठीक है? चलिए, तो आपने देखा कि भाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसका एक बेस्ट एग्जांपल भी देखा कि भाई प्रेशर जैसे आपने CO2 पे बढ़ाया, वैसे-वैसे CO2 पानी में घुलना शुरू हो जाएगी और आपकी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या आप कहो कार्बोनिक एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे ये हेनरी लॉ एक और तरीके से यहाँ पे कहना चाह रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है बच्चों, ये जो पार्शियल प्रेशर है इसको स्मॉल पी से लिखते हैं, किसका? गैस का। कह रहा है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन, ठीक है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो पार्शियल प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। और जब भी प्रोपोर्शनल हटता है, तो बच्चों प्रोपोर्शनल हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है ना? प्रोपोर्शनल हटता है जब एक तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो बच्चों प्रोपोर्शनल हटने पे यहाँ पे एक कांस्टेंट आया और इस कांस्टेंट का नाम है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी का स्थिरांक, ठीक है? हेनरी कांस्टेंट है। और यहाँ पे काय आप जानते हैं इसको चाय, काय, ठीक? ये काय हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन है, ठीक है? काय हमारा मोल फ्रैक्शन है, ठीक है? और पी क्या है यहाँ पे? पी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है? चलो, अब बच्चों ये जो ये डायग्राम लिया है या मैं बोलूँ ग्राफ लिया है, ये एनसीईआरटी से ही लिया है। चलिए एक बार जल्दी से सीख लेते हैं कि कैसे हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन को ये देखो एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? और सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बच्चों क्या होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? ये होती है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है? और हम जानते हैं यहाँ पे m हमारा स्लोप है, c हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है? स्लोप का मतलब होता है झुकाव, तो बेटा ये लाइन का झुकाव देखो ऐसा है, ये लाइन का झुकाव ऐसा है, ठीक है? इसके बाद जो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को टच कर जाए। तो देखो इस वाले ग्राफ में ये लाइन y एक्सिस को 0 ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और अभी आपको समझाऊँगा अभी कैसे। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? वो पॉइंट द पॉइंट द पॉइंट एट व्हिच स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन टचेस y एक्सिस, ठीक है? ये इसलिए बता रहा हूँ बच्चों मैथमेटिक्स जिन पे है वो तो ये बातें जानते हैं, ठीक है? बट जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी-सी समस्या आती है, हालाँकि ये सब आप क्लास 9th-10th में 10th तक आप ये सब कर चुके हैं, ठीक है? बट ध्यान रखिएगा इंटरसेप्ट क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे लाइन y एक्सिस को टच करेगा। क्लियर है? अब आगे देखिए इस इक्वेशन को कंपेयर करिए ऊपर वाली इक्वेशन से, कंपेयर करना आना चाहिए, नहीं आता है तो सीख लीजिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है हेनरी लॉ की वो है P बराबर KH इंटू में x, सरल सी इक्वेशन है, ठीक है? तो बेटा जी देखो यहाँ पे इसके प्लस में कुछ नहीं है तो मैं 0 मान लूँ, तो मुझे साफ-साफ दिख रहा है ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करने पे कि मैं y एक्सिस पे देखो y एक्सिस पे किसको रखने जा रहा हूँ? y एक्सिस पे मैं P को रखने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे समझ में आया कि मैं y एक्सिस पे किसको रखूँगा? P को रखूँगा। P मतलब पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक है? पार्शियल प्रेशर हो गया, तो y एक्सिस पे किसको रखने जा रहा हूँ? पार्शियल प्रेशर को रखने जा रहा हूँ। इसके बाद कंपेयर करो देखो x एक्सिस पे मैं x नहीं है ये, नीचे काई है ना? तो मैं x एक्सिस पे इसको x की तरह ही बनाता हूँ, ठीक है ना? x एक्सिस पे मैं किसको रखने जा रहा हूँ? मैं x एक्सिस पे काई को रखने जा रहा हूँ। काई क्या है? मोल फ्रैक्शन है, ठीक है? किसका? उस गैस का। ये मैंने आपको ऊपर लिख के बताया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद जो बच गया देखो इंटरसेप्ट, अच्छा यहाँ पे इंटरसेप्ट भी चेक कर लो। इंटरसेप्ट यहाँ पे सर 0 है, ठीक है? और इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा हमारे पास m बचा, दैट मीन्स हमारा जो स्लोप है m है, वो क्या है? KH है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना? कि जैसे आपको एक ग्राफ दे देगा, ये ग्राफ दे देगा और मान लो यहाँ पे गैस दे देगा, कहेगा बताओ इस ग्राफ में KH की वैल्यू क्या है? ठीक है? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग KH की वैल्यू क्या है? तो पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि KH क्या है हमारा? स्लोप है, बहुत सरल सा क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लिया जाता है। तो KH क्या है हमारा? M है, M हमारा स्लोप होता है,
ठीक है? और कई बार इक्वेशन और घुमा के दे देगा, यहाँ पे पॉइंट में रीडिंग्स में वैल्यू दे देगा, तो बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और जो मेरे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि स्लोप का फॉर्मूला तो tan थीटा भी होता है सर। मान लो कई बार एंगल दे दें यहाँ पे, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तब भी हम kh की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम देख पा रहे हैं इंटरसेप्ट 0 है। इंटरसेप्ट 0 का मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल 0 मतलब ओरिजिन पे टच करेगी y एक्सिस को, ठीक है? तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एनसीईआरटी से मैंने टेबल उठाया, कट कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है? सॉरी फॉर एनसीईआरटी। है टेबल 2.2 मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें हेनरी लॉ की वैल्यू आपको दी गई है कि आप अलग-अलग गैस को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे हीलियम गैस को अगर पानी में आप डिसॉल्व करते हैं 293 टेम्परेचर पे, ठीक है? 293 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उसकी जो केएच की वैल्यू है वो है 144.97 किलो बार, ठीक है? ऐसी आर्गन गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उसके केएच की वैल्यू 40.3 है। क्या ये टेबल आपको रटनी है? नो बच्चों, आपको एनसीईआरटी की कोई भी टेबल नहीं रटनी है जब तक आपको कहा ना जाए, ठीक है? चैप्टर के शुरुआत में एक टेबल थी, वो तो याद करनी थी, याद कीजिए। इसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखा था ना, गैस हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो बताओ उसके क्या एग्जाम्पल होंगे, वो वाली टेबल याद करनी है। बट ये वाली टेबल आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट वहाँ पे आपको रीडिंग्स दी जाएंगी। क्लियर है बात? चलिए, तो ये है बच्चों हेनरी लॉ, ठीक? हेनरी लॉ हमने सीखा, 2 बातें सीखी, क्या सीखा? सबसे पहला जल्दी से बताओ, हमने सीखा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, या मैं बोलूँ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो जैसे-जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है? और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। दैट मीन्स प्रेशर जो उस गैस पे लग रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है? इसके अलावा थर्ड कंडीशन जो इसके अलावा है, ये हम जस्ट नीचे मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और इसको समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल समझिएगा, ठीक है? ये जस्ट बात यहाँ पे लिखी भी है। मान लो बहुत गर्म एरिया है, बहुत हॉट जगह है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है वहाँ पे एक पॉन्ड बनाया हुआ है, मान लीजिए तालाब बना है, ठीक है? इस तालाब में है मछलियाँ, ठीक है? अच्छी-सी मछलियाँ नहीं बन पा रही, और समझ लीजिए मछली है, ठीक? अब होता क्या है, जब ये पॉन्ड में मछलियाँ हैं और ये पॉन्ड है, तो पॉन्ड में आप जानते हैं पानी स्टिल रहता है, रुका हुआ पानी होता है ना? तालाब में पानी रुका हुआ होता है। तो अब ज़रा समझिए, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो दिन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंसोलेशन होगा। इंसोलेशन, इसको हम बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है इंसोलेशन। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारी लाइट, या मैं बोलूँ सनलाइट एंटर करेगी। तो जब सनलाइट यहाँ पे बच्चों एंटर करेगी, तो पॉन्ड का टेम्परेचर भी तो रेज़ होगा, ठीक है ना? पॉन्ड का टेम्परेचर रेज़ होगा। अगर पॉन्ड का टेम्परेचर रेज़ हो रहा है, देखो टेम्परेचर रेज़ हो रहा है, तो जो सॉल्युबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। किसकी सॉल्युबिलिटी? तो मैंने आपको बताया था, जितने भी जीव-जंतु रहते हैं बच्चों, सभी को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कुछ को छोड़कर, वो बायो वाले बच्चे जानते होंगे। तो सभी को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है? और ये ऑक्सीजन ही इन एक्वेटिक एनिमल्स को जीवित रखती है, ठीक है? ये ऑक्सीजन ही इन एक्वेटिक एनिमल को जीवित रखती है। और जब ये इंसोलेशन होगा, उस इंसोलेशन के कारण यहाँ पे इस पॉन्ड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में घट जाएगी। और समझो, अगर ऑक्सीजन गैस पानी में घट जाएगा, तो एक्वेटिक एनिमल को ऑब्वियस बात है सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में समस्या आएगी, ठीक है? ऑक्सीजन नहीं होगा प्रॉपर मात्रा में, तो ऑब्वियस बात है मछलियाँ मर जाएँगी। तो देखो, मरने के 2 कारण होंगे, एक तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना, है ना? गर्मी से मर गई। दूसरा मेन कारण क्या होगा? मेन कारण ये होगा कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गई, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल को सर्वाइव करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो सेम बात यहाँ पे लिखी है, नोट्स में आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं। अब बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है? इसको आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है? डायरेक्टली पूछ लेता है कि बेंडिंग क्या है, ठीक है? डायरेक्टली पूछ लेता है एनोक्सिया क्या है, ठीक है? एनोक्सिया, बेंडिंग क्या है? ये एक-एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन्स, या फिर एमसीक्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन्स आपसे पूछ लेता है। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन आपको ध्यान रखनी है, और मेन हेनरी लॉ से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल भी अभी हम आगे क्लास में देखेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको कराऊँगा। क्लियर है बात? चलिए, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि जब आप, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक है या सोडा वाटर है, ठीक है? इसको क्या करा जाता है, बोतल को अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है, बताया था
कि बेटा जी सॉफ्ट ड्रिंक कुछ नहीं है, बस पानी है, पानी में हाई प्रेशर पे CO2 को घोल रहे हो, तो आप जानते हैं प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। तो जैसे-जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो बेटा CO2 गैस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी इस पानी में, और जैसे ही ये सॉल्युबल होगी, तो उसके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है? ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड, यही आपका कोल्ड ड्रिंक है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों होता क्या है दूसरा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन 1 हो गया, 2 पढ़ते हैं। होता क्या है डीप स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, डाइवर मतलब तैराक, जो गहरे पानी के तैराक होते हैं। होता क्या है जब वो पानी की गहराइयों में जाएँगे, तो समझिएगा बच्चों हम जब नॉर्मल अपने लैंड पे खड़े हैं, ठीक है? लिथोस्फीयर पे जब हम खड़े हैं, तो ज़रा समझिएगा हम पे एक प्रेशर लग रहा होगा और वो प्रेशर कौन लगाता है? वो प्रेशर लगाती है एयर अराउंड अस, है ना? ये भी पढ़ाऊँगा आज की क्लास में, प्रेशर का कांसेप्ट भी क्लियर कराऊँगा क्योंकि हेनरी लॉ पढ़ने के लिए प्रेशर के कांसेप्ट तो हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि जो हम क्लासेस ये कर रहे हैं, इसमें हम यूनिट कन्वर्जन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में समस्या आती है क्योंकि उनका यूनिट कन्वर्जन थोड़ा-सा वीक होता है। तो यूनिट कन्वर्जन पे वर्क करेंगे जिससे आपको इस प्रकार की कोई भी समस्याएँ ना आएँ, ठीक है? तो हमने देखा कि हम जब लैंड पे खड़े हैं, ठीक है? डीप स्कूबा डाइवर पानी में जाने से पहले ज़मीन पे खड़ा है या फिर मान लीजिए किसी बोट पे खड़ा है, तो उसपे जो प्रेशर लग रहा होगा, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि आप जानते हैं हमारे चारों ओर कुछ नहीं है, खाली जगह और उस खाली जगह में भरी है गैस, ठीक है? अब गैस के पार्टिकल छोटे-छोटे पार्टिकल मिलके बहुत बड़ा बल्क में गैस का मॉलिक्यूल या मैं बोलूँ गैस का भंडार बना रहे होंगे और वो गैस का भंडार का ऑब्वियस बात है जब एक गैस का पार्टिकल होगा उसका वजन तो हमें पता भी नहीं चलेगा। पर समझिए एटमॉस्फेयर में हर जगह खाली जगह में क्या भरी है? गैस भरी है। तो उस गैस का भी तो कुछ वजन होगा और वो वजन हम पे क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है, ठीक है? और इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जितना प्रेशर हम पे लगता है उसको हम कहते हैं 1 एटीएम, है ना? 1 ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है 1 एटीएम दैट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि नॉर्मल एक पर्सन पे कितना एयर प्रेशर लगा रहा है। ठीक है? तो है क्या? जैसे ही ये बाहर खड़ा है, ठीक है? मतलब बोट पे खड़ा है या लैंड पे खड़ा है डीप स्कूबा डाइवर और मान लीजिए जैसे ही ये पानी में डिप करता है, पानी में डिप करेगा तो समझिए इस पे लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा। व्हाई? क्योंकि जो पानी है, बच्चों जैसे-जैसे गहराई में जाएगा तो ऊपर का पानी भी तो उस पे प्रेशर लगाएगा। जैसे-जैसे डीप स्कूबा डाइवर गहराई में जाएगा, ऊपर का पानी भी इस पे प्रेशर लगाएगा और ज़रा समझिएगा जब पानी इस पे प्रेशर लगाएगा तो होगा क्या? जो गैसेस होंगी इसकी बॉडी में और ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएँगी, ठीक है? आप देखेंगे ऑक्सीजन के साथ-साथ बॉडी में प्रेशर बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों डिसॉल्व होगी? रीज़न समझिएगा। बच्चों आप जानते हैं एयर में बहुत सारी गैस होती हैं। मेन कंपोज़िशन होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% और बाकी 1% अदर गैसेस होती हैं। जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, बॉडी में सारी गैस जाती हैं, पर बॉडी इनटेक करता है जनरली ऑक्सीजन का। पर ज़रा समझिए जब आप गहरे पानी में जाएँगे तो ऑलरेडी आप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, बट जब गहराई में जाएँगे तो पानी भी आप पे प्रेशर बनाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन के साथ-साथ नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? और जैसे ही स्कूबा डाइवर गहरे पानी से बाहर आएगा, ठीक है? गहरे पानी से बाहर आएगा तो प्रेशर एकदम से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? प्रेशर जो है एकदम से रिलीज़ हो जाएगा और जैसे ही प्रेशर रिलीज़ होगा तो नाइट्रोजन गैस जो बॉडी में डिसॉल्व हुई थी, वो भी तो बाहर निकल के आएगी और जैसे ही वो नाइट्रोजन गैस एकदम से बाहर निकल के आएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, खून निकलना शुरू हो जाएगा, नाक से, कान से, कई बार आँख से, कई बार स्किन ही फट जाती है, स्किन से भी खून आना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि डीप स्कूबा डाइवर जैसे ही गहरे पानी से बाहर आता है, तो प्रेशर रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो गहरे पानी में उसकी बॉडी में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हुई थी, वो एकदम से बाहर निकलेगी, बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगी और जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना? वो फट जाएँगी, ठीक है? रक्त धमनियाँ जो हैं, वो फट जाएँगी और रक्त धमनियाँ अगर फट जाती हैं, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है और ये ब्लीडिंग क्या कर सकती है? बेंडिंग करेगा या फिर बेंड करेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और उसको एक बार यहाँ से नोट्स से पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है? तो बेंडिंग क्या है? डीप स्कूबा डाइवर गहरे पानी में गया तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो गया और जैसे ही वो गहरे पानी से बाहर आया, तो बच्चों नाइट्रोजन गैस जो बॉडी में प्रेज़ेंट था, वो एकदम से ही बाहर निकल के आएगा क्योंकि प्रेशर रिलीज़ हुआ है, गैस बाहर निकल के आएगी और गैस बाहर निकल के आएगी तो क्या होगा? जो बॉडी है, उसकी जो सेल्स हैं, तो या मैं बोलूँ सेल्स हैं, वीन्स हैं आपकी, एकदम से ही बर्स्ट हो जाएँगे और जिसकी वजह से क्या होगा? बेंडिंग होगा या फिर जिसको हम बेंड्स भी कह सकते हैं और ये बेंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, ठीक है? बच्चों ये तो हमारी प्रॉब्लम हो गई, मतलब कोई गहरे पानी का तैराक है, उसकी ये प्रॉब्लम हो गई कि गहरे पानी के तैराकों को ये समस्या आती है।
बट बच्चों हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस का मतलब ही है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। हम विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे साइंस लेके बैठे हैं उनको अभी तक नहीं पता कि हमने विज्ञान क्यों ले रखा है, तो ये बड़ी ही समस्या है ना। मैं हर साइंस की क्लास में ये बात बोलता हूँ कि साइंस का बेसिक मतलब ये है बच्चों, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, है ना। तो साइंस में जो आप बच्चे साइंस लेके बैठे हैं, सोचिए आपने क्यों साइंस लिया है, कि जनरली साइंस हमने इसलिए लिया है कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। हालांकि साइंस नहीं, कोई भी सब्जेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, बट साइंस ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए कि भाई हमें बेंडिंग नहीं करानी, तो हमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं उसमें 11.7% हमें हीलियम रखना है, 56.2% नाइट्रोजन रखना है, और डबल मैं कहूँ लगभग 1.5 गुना कहूँ ऑक्सीजन रखना है। कैसे? हम जानते हैं हीलियम हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और ये लगभग 0.006 0 पॉइंट हाँ, 0.006% होता है, तो उसको कितना लेना है, 11.7%। नाइट्रोजन जो कि 78% होता है, उसको कितना लेना है, 56%। ऑक्सीजन जो लगभग 20% या 20.8 कैलो परसेंट होता है, वो लगभग कितना हो जाएगा, उसका लगभग 1.5 गुना, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर बैंड से बचना है, ठीक है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट से बचना है, तो आपको गैस सिलेंडर में जो आप ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ले जाएंगे, उसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% आपको रखना है। क्लियर है बात? चलिए, अब ये तो हो गई गहराई में जाने को, गहराई में गए, बेंडिंग हो गया। अब क्या है, अगर हम हाइट पे जाते हैं, हाइट पे जाने की वजह से हो जाता है एनोक्सिया, और ये क्लास 8th में भी ये सारी बातें दी रहती है, ठीक है। एनोक्सिया का क्या मतलब है, जरा समझिएगा। बच्चों आप पहाड़ों पे गए, आपका मन है कि मैं पहाड़ों पे घूम के आता हूँ, वैसे भी आजकल बहुत गर्मी हो रही है, चलिए पहाड़ों पे चलते हैं। पहाड़ों पे जाऊंगा तो जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जाऊंगा बच्चों, जैसे-जैसे मैं ऊपर की साइड जाता हूँ, तो ज़रा समझिएगा, प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है? और जनरली फिज़िक्स में भी आपने ये सारी कहानी पढ़ी है कि जैसे-जैसे ऊपर की ओर जाता हूँ, प्रेशर कम हो जाता है। कारण इसका पीछे का ग्रेविटी होता है ना? ग्रेविटी भी इसके पीछे का कारण होता है। तो ऊपर की ओर जाऊँगा तो ग्रेविटी कम हो जाती है, ग्रेविटी कम होगा तो मॉलिक्यूल कम होंगे, ऑब्वियस बात है प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा। अच्छा ज़रा समझो कि जब पहाड़ों पे जा रहा हूँ, प्रेशर कम हो जाएगा, तो अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। जस्ट अभी कंसेप्ट पढ़ा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी तो घट जाएगी। अच्छा, अब मैं ये ट्रैकर हूँ, मान लीजिए मैं ट्रैकर, ये पहाड़ों की ओर गया, ठीक है। अब जैसे ही पहाड़ों की ओर जाऊँगा तो अच्छा खासा नीचे मैदानों में पेड़-पौधे अच्छे खासे हैं, ठीक है। पौधे अच्छे खासे हैं, अच्छी खासी ऑक्सीजन सप्लाई है, प्रेशर अच्छा खासा है, मुझे ऑक्सीजन गैस मिल रही है। पर जैसे-जैसे टॉप पे जा रहा हूँ, प्रेशर घट रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से हम क्या देखेंगे, प्रेशर भी कम हो जाएगा, या मैं बोलूँ प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जैसे-जैसे हाइट पे जाएँगे, साँस लेने में, रेस्पिरेशन करने में हमें समस्याएँ उत्पन्न आई थिंक इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है? अब ज़रा समझिएगा, जैसे-जैसे हाइट पे गया, प्रेशर कम हुआ, ऑक्सीजन गैस कम हो गई, उसके पीछे के और भी रीज़न है कि ऑक्सीजन क्यों कम है, तो हम देखते हैं जैसे-जैसे हम टॉप पे जाते हैं, तो बच्चों वैसे-वैसे वेजिटेशन कम होने लगता है, ठीक है? और वेजिटेशन कम होने लगता है जिसकी वजह से हमारे हाइट पे जाने की वजह से, हाइट पे जब हम जाते हैं वेजिटेशन कम होता है, ट्रीज़ वगैरह कम होते हैं, प्लांट्स वगैरह कम होते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई वैसे भी कम होता है, ठीक है? उसके और भी रीज़न है, वो सब ज्योग्राफी वगैरह में आप कभी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझिएगा व्हाट इज़ एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब होता है कि जहाँ पे आप हाइट पे जाएँगे, तो ब्लड में ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से आपको फटीगनेस, है ना? वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, और जिसको हम कहते हैं एनोक्सिया। ये प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज़ एनोक्सिया? ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि एज़ वी गो टू द हाइट, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है? सो दैट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड, दैट्स व्हाई द क्लाइंबर सीक्स टू बी फटीग एंड they are unable to think properly or clearly, so they feel like anoxia, ठीक है, उनको क्या फील होता है, एनोक्सिया फील होता है, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ थे, इसके एप्लीकेशन थे, क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है तो आपको ये तैयार करना चाहिए, ठीक। देखो अब जो आपको पढ़ाया है उसके बेस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12.12, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरी लॉ को स्टेट कर दीजिए, दो डेफिनेशन दी थी, स्टेट कर दीजिए। पहला क्या कि पहला बताएंगे प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के, लिख दीजिएगा। दूसरा क्या कि भाई जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। चले, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और जो बच्चे क्लासरूम में बैठ के देख रहे हैं वो बच्चे इसका पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद उनका होमवर्क चेक कर लिया जाएगा, होमवर्क जरूर प्लीज सेंड करा करें। उसके पीछे का रीजन यही है कि आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं, बट उसको आप लिख के ही नहीं दिखा पाओगे, तो कैसे आपको बच्चों मार्क्स, ठीक है। चलिए,
ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अरे भाई हम तो क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कहाँ यूपीएससी। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, ये है तो यूपीएससी का क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी चैप्टर से मिल जाएगा। क्वेश्चन है वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। कह रहा है पानी बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है किसी और लिक्विड के अगर कंपेयर में देखा जाए। ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसका बनता है, इट इज डाइपोलर इन नेचर। मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे भी इसका जो है पोस्ट डाला था, काफी बच्चों ने आंसर सही भी दिया था। ठीक है, क्योंकि पानी कैसा होता है, डाइपोलर। ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ कि भाई अगर आपको लिक्विड इन लिक्विड को डिसॉल्व करना है, लिक्विड इन लिक्विड मतलब लिक्विड को लिक्विड में घोलना है, ठीक है, या फिर किसी भी सॉलिड को लिक्विड में घोलना है, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है क्या, कि इसके में जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा लाइक डिसॉल्व लाइक का। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब जितनी भी चीजें पोलर होंगी वो पोलर में डिसॉल्व हो जाएंगी, और जितनी चीजें नॉन पोलर होंगी वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो रहा है या फिर नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व हो रहा है। हमेशा लाइक लाइक में डिसॉल्व करेगा। दैट मीन्स पोलर पोलर में ही डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में ही डिसॉल्व करेगा। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है नमक, NaCl। आप सभी जानते हैं नमक, इस पे Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। दैट मीन्स ये कैसा है, चार्ज स्पीसीज है। और जिन स्पीसीज पे चार्ज होता है और उन चार्ज को हम कुछ दूरी पे बांट देते हैं, उनको हम पोलर बोलते हैं। और जैसे ही इसको पानी में डालूंगा, बेटा वाटर वाटर कैसा होता है कि यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पोलर है समझ लो पानी में घुल जाएगी, तो यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट है। कौन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट वाटर। वाटर जो होता है बच्चों ये भी कैसा होता है, पोलर। तो नमक भी पोलर है, पानी भी पोलर है, ये आपस में घुल जाएंगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ ऑयल है, ऑयल, इसको पानी में घोल के दिखा दो, ऑयल को पानी में घोल के दिखा दो, तो सर आप कहेंगे ऑयल पानी में नहीं घुलता है। क्या रीजन होगा? क्योंकि वाटर तो पता चल गया पोलर है, तो ऑयल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, इसीलिए तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्लियर है बात? चलिए स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। हालांकि इतनी स्पीड में भी नहीं था मैं। ठीक, चलिए ये आ गए कुछ हमारे सामने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं आपको प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आई थिंक प्रेशर का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो प्रेशर का कंसेप्ट लगेगा, मैं आपको पहले प्रेशर के बारे में कुछ जनरल आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जरा समझो प्रेशर। प्रेशर जनरली प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है पी, और ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, काफी लोग इसे परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो हमने फोर्स पढ़ा है ना बच्चों। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स कैसे पढ़ा रहे हैं? तो बेटा दो चार चीजें हैं, जल्दी से सीख लो, क्लियर हो जाएगा। और उसमें कुछ नया नहीं है, आप सभी जानते हैं कि जो बल होता है वो होता है भार गुणा में त्वरण, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन में एरिया। ठीक है, एरिया को मैं ए से लिख देता हूँ, चलो ठीक। अच्छा, अब एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी लगा दे, फिजिक्स में पढ़ा है, मैं ऐसा कुछ नया भी नहीं पढ़ा रहा, और ऑब्वियस है आपके पास अगर केमिस्ट्री है तो फिजिक्स भी होगा। ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी लगाता है तो उसको हम बच्चों जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। क्यों मान लो, क्या रीजन है मानने का, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है क्या, हम जो प्रेशर निकाल रहे हैं हम वो निकालने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कंडीशन क्या ली जाती है, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में मैं पारा भर देता हूँ। ये पारा भर दिया, पारा क्या है बच्चों, मरकरी, Hg। क्या है, Hg मरकरी पारा होता है। और आप जानते हैं ये एकमात्र लिक्विड मेटल होता है। क्या होता है, एकमात्र ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो तरल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर जितनी भी गैस भरी थी वो सारी बाहर निकाल दी। और ऐसी चीज जिसके अंदर गैस हो ही ना, उसको हम कहते हैं वैक्यूम, है ना। वैक्यूम का मतलब ही क्या है, जहाँ पे गैस नहीं है। ठीक है, नो एयर इज प्रेजेंट, तो मैंने इसके अंदर की गैस निकाल दी। दैट मीन्स मरकरी को मैंने वैक्यूम कंडीशन में क्या कर दिया, एक बंद डब्बे में रख दिया, बिल्कुल बंद डब्बे में जिसमें वैक्यूम बना रखा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये जानने जा रहा हूँ कि भैया ये मरकरी है, जैसे ही मैं सी के पास जाऊंगा, हमने ये देखा कि सी के पास अच्छा खासा प्रेशर हमें महसूस होता है, तो समुद्र के पास गया, मैंने ढक्कन हटा दिया, ढक्कन हटा दिया तो उसके अंदर एयर गई, एयर गई, एयर गई। ये एयर जैसी वापस से इसके अंदर जाएगी तो मरकरी अपने लेवल से उठ जाएगा, कुछ लेवल अपने से उठ जाएगा। मतलब मान लो इसका बेस था, इतनी हाइट इसकी बढ़ गई, मतलब मरकरी इतने लेवल ऊपर उठ गया, इतना क्रीप कर गया, चढ़ गया। ठीक है, वो कितना चढ़ा तो देखेंगे, उसकी जो हाइट हो जाती है वो जाती है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, जिसको हम
760 मिलीमीटर भी कहते हैं, 760 मिलीमीटर भी कहते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए मैं इसी फॉर्मूले में देखो क्या करता हूँ, यहाँ h से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, h से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस बात को रिलेट कराता हुआ चलूंगा। तो प्रेशर बच्चों क्या बन जाएगा, mgh। अच्छा बच्चों एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस एरिया निकलता है मीटर स्क्वायर में, और हाइट है लंबाई एक तरीके की, तो ये निकलेगी मीटर में। तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, बेटा मीटर क्यूब होता है, और मीटर क्यूब में जो चीज निकलती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम किस में निकलता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकलता है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए मैं एरिया इंटू हाइट को वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ। क्यों लिखा है, फिर से लिख देता हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट है। क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल मीटर क्यूब, और एरिया हम जानते हैं 2 डायमेंशनल मीटर, और हाइट होती है हमारी 1 डायमेंशनल दैट मींस मीटर। तो मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, दैट मींस वॉल्यूम बराबर कितना होगा, एरिया इंटू हाइट। क्या इतनी बात सभी को क्लियर। तो P बराबर कितना आ जाएगा, mgh अपॉन में v, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ और कंसेप्ट पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है जो हमारा मास होता है और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो उसको कहते हैं डेंसिटी। ये सब पढ़ा है क्लास 7 में, पहले ही चैप्टर में था, है ना। बाकी आपने फिजिक्स में पढ़ा है और आप सभी समझदार बच्चे हैं। डेंसिटी है, घनत्व है। घनत्व क्या होता है, भार बट्टे में आयतन, दैट मींस डेंसिटी कितना होता है, मास बट्टे में वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बट्टे में वॉल्यूम अगर यहाँ रख दूं तो डेंसिटी कितना जाएगा, देखो रो जी एच। अच्छा इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आर एच ओ, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, प्रेशर बन गया रो जी एच। प्रेशर क्या बन गया, रो जी एच। देखो सिंपल सा फॉर्मूला था, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। हालांकि मुझे इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, बट ये फॉर्मूले में वैल्यूज कई बार पुट करनी है, तो कैसे वैल्यूज आई उसके लिए जस्ट एक बेस है, ये बेस डेवलप कर लेते हैं तो हमें हमारी जो चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हालांकि जो बच्चे इस पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो उसके आउटकम को जरूर याद रखना। आउटकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आउटकम को याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला बनाया प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया से, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन बट्टे में एरिया। हमने एक्सेलरेशन को मान लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है तो mg बन गया अपॉन में एरिया। हमने हाइट से मल्टीप्लाई करा, हाइट से डिवाइड करा, अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये बन गया प्रेशर इक्वल टू mgh अपॉन में v, तो प्रेशर बन गया रो जी एच, प्रेशर बन गया रो जी एच, ठीक है। अच्छा अब ये रो क्या है, रो है डेंसिटी, और ये डेंसिटी किसकी है, पारे की। भाई पारे को ही तो समुद्र के पास ले जा रहा हूँ, पारा, ठीक है, मरकरी। तो पारे की डेंसिटी बेटा 13.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 13.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जल्दी से बता दो। हमने पढ़ा 9.8, इससे मैं 10 ही मान लेता हूँ लगभग ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। और हाइट देखो कितना उठा, जब मैं पारे को समुद्र के पास ले गया, वैक्यूम कंडीशन हटा दी, तो पारा अपने लेवल से 76 सेंटीमीटर, दैट मींस हाइट कितनी हो गई, 76 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। इन सभी वैल्यू को देखो ऊपर पुट कर दो, ये सब वैल्यू को ऊपर पुट कर दो। तो हमने क्या नापने गए, हम नापने गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नापने गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम समुद्र के पास क्या नापने गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको हमने मान लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम। जो हम पे प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू, उसकी नेट वैल्यू हमने 1 मान ली। कितनी मान ली, 1 एटीएम। तो इस 1 एटीएम की जो वैल्यू आई, रो की वैल्यू रख के, जी की वैल्यू रख के, एच की वैल्यू रख के, कितनी आई, ये आती है 101325, ठीक है, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन बट्टे में मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्योंकि प्रेशर अभी पड़ा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो बेटा प्रेशर जो 1 एटीएम है, जो हमने माना हम पे जितनी भी गैस प्रेशर लगा रही है वो 1 एटीएम के बराबर लगा रही है, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, 101 325, दैट मींस 101325 न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। ध्यान रखना कि 1 पास्कल, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट होती है, तो 1 पास्कल कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बहुत सरल सरल सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्लियर। इसके बाद देखो इसको किलो पास्कल में बदलना है, तो किलो का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। किलो का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह आपने पढ़ा था, ठीक है। हालांकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट का एग्जांपल नहीं है, पर आपने पढ़ा है कि यहाँ पॉइंट लगाया तो 3 जीरो यहाँ पावर में चली जाएंगी, ठीक है। 10 की पावर 3 पास्कल बन जाएगा। और आपको पता है कि 10 की पावर 3 को हम किलो कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 के किलो कहते हैं, है ना, 1 के सब्सक्राइबर 1 के, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा, 101.325, 10 की पावर 3 हो जाएगा किलो, और ये पास्कल हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगर मैं इसको 5 डेसिमल तक ले जाऊं तो देखो कितना हो जाएगा, 1.01325, ठीक है। ये देखो ये वाली टर्म, इसको 5 डेसिमल तक ले जा रहा हूं तो कितना बन जाएगा, 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा 10 की पावर 5 पास्कल बच्चों कितना होता है, 1 बार होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। 10 की पावर 5 पास्कल बराबर
1 बार होता है, तो उसको रखिए वैल्यू को यहाँ, तो 1.01325 क्योंकि 10 की पावर 5 पास्कल 1 बार है, तो मैं उसको बार भी लिख दूंगा। तो ध्यान रखना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इतनी सारी वैल्यूज होती हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना है कि 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, 101325 पास्कल होता है, 101.325 10 की पावर 3 पास्कल होता है, या 101.325 किलो पास्कल होता है, या फिर 1.01325 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर 5 पास्कल होता है, और 10 की पावर 5 पास्कल को हम कितना कहते हैं, 1 बार कहते हैं। तो बेटा जी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01325 बार भी होती है, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 बार की वैल्यू क्या है, तो बेटा इसको डिवाइड में ले आओगे तो बन जाता है 0.987 एटीएम। तो एक बार में कितना एटीएम होता है ये भी ध्यान रखना, एक बार में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये भी ध्यान रखना, 0.987 होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये प्रेशर की यूनिट्स हैं। इसके अलावा बच्चों देखो प्रेशर बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना अपने में बढ़िया सा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि प्रेशर की और भी यूनिट्स होती हैं। जस्ट अ मिनट। प्रेशर की और भी यूनिट होती हैं। तो होता क्या है, प्रेशर की यूनिट आपने पढ़ा है ना कि जब हम प्रेशर नापते हैं, स्पेशली बायो वाले तो पढ़ते हैं इस चीज को कि 760 mmHg, है ना। हमारा वो क्या कहते हैं उसे, लो प्रेशर बॉडी का हाई प्रेशर, है ना, कितना होता है लो 80 mmHg। हालांकि अब लोग थोड़े ज्यादा टेंशन में रह गए हैं तो अब लो प्रेशर बोल लिया गया है 90 mmHg, है ना। और हाई प्रेशर को पहले 120 mmHg कहते थे, बट अब सभी का प्रेशर हाई रहता है। कितने प्रेशर्स हैं, ठीक है, तो 130 mmHg को अब हाई प्रेशर मानने गया है। ठीक है, इसको कुछ बायो में टर्म भी कहा जाता है, कुछ आई थिंक मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा कि लो वाले को कहा जाता है और हाई वाले को कुछ कहा जाता है, स्पेसिफिक नेम है मैं भूल गया, मुझे अभी रिकॉल भी नहीं हो पा रहा। खैर फिलहाल वापस आते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बच्चों वैल्यू 760 mmHg भी होती है। mm मतलब मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर किसका, hg मतलब पारे का, ठीक। और 1 mmHg 1 mmHg देखो कितनी सारी प्रेशर की यूनिट है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बस बार बार रिपीट करना होता है। 1 mmHg 1 टॉर के बराबर होता है। तो 760 mmHg 760 टॉर के बराबर भी होगा। तो ये सब प्रेशर की यूनिट है। और देखना हेनरी लॉ में ही ये सारी प्रेशर की यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, अगल बगल में सारी घूमती हुई मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या पढ़ा, फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने पढ़ा प्रेशर की वैल्यू जो होती है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर 101325 पास्कल होती है, या फिर 1.01325 बार होती है, ये भी ध्यान रखना है। और फिर 1 बार 0.987 एटीएम होता है, ये भी ध्यान रखना है, जरूरत पड़ेगी इसकी। और 1 एटीएम 760 mmHg भी होता है, और 1 mmHg 1 टॉर के बराबर होता है। तो 760 mmHg 760 टॉर के बराबर भी होगा। क्लियर है बात? चलिए आते हैं अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो पढ़ा है इतनी देर से सर दर्द किया है, क्या इस पे न्यूमेरिकल अब हो पाएगा? चलिए देखते हैं। पहले एग्जांपल है 2.4, हेनरी लॉ का ही एग्जांपल है। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या इसमें कहना चाह रहा है। कह रहा है इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर, कह रहा है N2 गैस को बबल करा जा रहा है पानी में, ठीक है, 293 केल्विन पे। समझिएगा N2 गैस को पानी में घोला जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मैनी मिलीमोल्स, कितने मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस के डिसॉल्व होंगे 1 लीटर पानी में। पानी दे दिया 1 लीटर। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद कह रहा है नाउ एज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure of 0.987 बार। देखो प्रेशर की कौन सी यूनिट दी है, बार वाली दी है, कितनी दी है 0.987 बार। कह रहा है गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है, जो चीजें गिवन है सबसे पहले बेटा जी डाटा को हमेशा लिख लें, ठीक है, डाटा को हमेशा लिख लें। सबसे पहले हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है, ठीक है, किसका गिवन है N2 का, और ऑब्वियस बात है N2 कैसे डिसॉल्व हो रही है, कितना है पार्शियल प्रेशर, इट इज 0.987 बार। सबसे पहला हमारा काम यही होता है क्वेश्चन जब भी दे तो बच्चों डाटा कलेक्शन करना, डाटा आपके पास जो है उसको कलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे हमें आइडिया मिलता है ये चीजें हमारे पास गिवन है। तो डाटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमें यहाँ देखो के एच की वैल्यू गिवन है, के एच की वैल्यू 76.48 किलो बार, दैट मीन 76.48 किलो बार, ये वैल्यू हमें गिवन है। चलिए हेनरी लॉ लगाते हैं। हेनरी लॉ कहता है कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो बराबर होगा किसके, हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम जानते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है हाउ मैनी मिलीमोल्स, कितने मिलीमोल, मोल भी नहीं निकालने, मोल के भी मिलीमोल निकालने हैं। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने मिलीमोल, 10 की पावर 3 मिलीमोल। ये पहली बात ध्यान रखना। और ये यूनिट कन्वर्जन लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि 1 में कितना मिली होगा, ठीक है, तो 1 मोल में 10 की पावर 3 मिलीमोल होगा। तो बेटा जी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हुआ चलता हूँ। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं।
P ऑफ N2 कितना दिया है 0.9, एक मिनट दीजिएगा, ये कई बार हैंग हो जाता है, हाँ 987 बार ये वैल्यू दी है, ठीक है। KH की वैल्यू कितनी दी है 76.48। और इस क्वेश्चन की खास बात ये है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें यूनिट कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये यूनिट भी किलो बार में दी है और ये भी बार में दी है, बस इस किलो बार को चाहे तो आप बार में लिख लीजिए। तो किलो बार में कितना बार हो जाएगा, किलो में 10 की पावर 3 होता है, तो 10 की पावर 3 बार हो जाएगा। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। N2 में मोल फ्रैक्शन दिया है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन में क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस टोटल मोल होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ जल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते, याद कीजिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए या 1 अपॉन में टोटल, ये तो पढ़ते थे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे बच्चों किस चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूट कौन होगा, गैस, गैस कौन है N2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितने मिलीमोल प्रेजेंट होंगे N2 के, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन से मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी निकाल सकता हूँ, जल निकाल सकता हूँ। तो चलिए पानी हमें कितना दिया है 1 लीटर दिया है, ठीक है 1 लीटर दिया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि 0.987 बार पे 1 लीटर पानी को हम 1 kg ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 1 kg। तो यस मुझे पानी का यहाँ पे क्या दिया है, वेट दिया है। पानी का वेट कितना दिया है बच्चों, 1 kg दिया है, ठीक है। इसके अलावा पानी का मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही होता है, कितना होता है पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल होता है। अब जिनको ये बात नहीं पता है मुझे जरा बताइएगा क्यों नहीं पता है, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ जल निकाल लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वेट ऑफ जल अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जल, ठीक है। तो वेट ऑफ जल कितना है बच्चों 1 kg, दैट मीन्स 1000 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है 18 ग्राम पर मोल। सॉल्व कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना आ जाएगा 55.5555 रिपीट होता रहेगा, तो 55.5 मोल हो जाएगा, ठीक है। देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो रीडिंग्स डाटा सब कुछ अपने आप याद होने लगेगा। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस ही आपको मजबूत बनाएगा, ठीक है। और काफी बच्चों को लगता होगा कि सर बहुत हार्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, कहावत है, सेइंग्स है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजा, ठीक है ना। सेम कहानी यहाँ पे अप्लाई होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी है, कितनी भी जड़ बुद्धि है अपने आप सीख जाएगा, ठीक है। चलिए मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे। एक चीज और जाननी है, क्या जाननी है इस क्वेश्चन के लिए खास बात, ये ध्यान रखना। देखो आप N2 गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हो, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। और बेटा कोई भी गैस पानी में बहुत कम डिसॉल्व होती है, बहुत कम डिसॉल्व होती है। तो ऐसा मान के चलो कि जो N2 गैस है ना, ये बहुत कम अमाउंट में पानी में डिसॉल्व होगी, कम अमाउंट में डिसॉल्व होगी, तो उसके मोल्स भी तो बहुत कम होंगे, ठीक है। इस गैस के मोल्स भी कम होंगे, क्योंकि कोई भी गैस पानी में बहुत कम डिसॉल्व हो पाती है, इसलिए N2 गैस के मोल भी बहुत कम होंगे। बहुत कम मोल होने की वजह से हम क्या करेंगे, कम वाली चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पानी के मोल हैं वो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस से बहुत बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए इसीलिए हम क्या कर देंगे, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 गैस है इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट, हटा देंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट बनाएगा, है ना। हालांकि आप जानते हैं अगर 1000 में 0.001 भी जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सेम चीज है ना। तो इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ, खामखा हमारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, तो इजी कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.987 बार था इक्वल टू 76.48 गुणा में 10 की घात 3, ये बार हो गया, ठीक है। इनटू में नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 ये मुझे पता करने हैं, वो भी मिली में पता करने वो करेंगे, ठीक है। अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 था प्लस पानी था, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 को तो आपने हटा दिया क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम है। और अब देखो कई बच्चे कहेंगे ऊपर से भी हटा दो, अरे भाई ऊपर से भी हटा देगा तो कैसे कैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 पता लगाएगा, है ना। हटाएगा तो वहां जहां कंपेयर हो रहा है, कंपेयर नीचे हो रहा है, कंपेयर नीचे हो रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 से। ऊपर वाला हटा देगा बेटा 1 बन जाएगा, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, इतने भी खतरनाक ना बनो, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। H2O के नंबर ऑफ मोल देखिए यहाँ साइड में मैंने निकाल रखे हैं बच्चों, ठीक है। ये देखो वैल्यू यहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो लग देता हूँ उसकी वैल्यू 55.5 मोल। क्लियर है बात। चलिए अब देखो ये बार से बार हट गया, ठीक। अब आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, ये सारी टर्म इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये डिवाइड में आ जाएगी, तो हो जाएगा 0.987, ठीक है। और 55 इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो N2 में 55 मोल समझिएगा, अपॉन में देखो भाई सिंपल है ना, ये और ये मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में है तो इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो वही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है।
चलिए तो रख लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 76.48 इंटू 10⁻3। अब आ जाओ कंसेप्ट पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखो, कह रहा है कितने मिलीमोल N2 के यहाँ पे डिसॉल्व होंगे 1 लीटर पानी में। तो हमने पढ़ा ना 1 मोल में 10⁻3 मिलीमोल होते हैं, तो बस यहाँ पे 55 मोल की जगह क्या रख दोगे, मिलीमोल। तो 55 मोल में कितने मिलीमोल होंगे, तो भैया 1 मोल में जब 10⁻3 है तो 55 में कितने जाएंगे, 55 गुणा 10⁻3 मिलीमोल एम मोल। ठीक है, तो बस वैल्यू यहाँ पुट करिए, सॉल्व कीजिए, तो कितना जाएगा 0.987 गुणा में 55। ठीक है, मोल कितना, मिलीमोल 10⁻3 एम मोल मतलब मिलीमोल। ठीक है, अपॉन में 76.48 गुणा 10⁻3। अब सॉल्व इजीली हो जाएगा, 10⁻3 से 10⁻3 भी कैंसिल कीजिए, जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द आंसर। बताइए भैया का आंसर होगा, का आंसर होगा बोलो। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। भैया आप लोग कृपया मोबाइल से देख रहे हैं यानी कि पैक करके मैं कैलकुलेटर से करूँ, नहीं करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। बेशक पॉज करके कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट 55.5 लिख दिया, ये कैलकुलेशन अपने आप आएंगी। हालांकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन ऐसे तो नहीं हो पाएगी, बट जरा ध्यान रखिएगा कि जब आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड अपने आप फ्रेम करता है बहुत सारे डिजिट को ऑटोमेटिकली, जिसको हम वैदिक मैथ भी कहते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस बात है वो सब कुछ डेवलप होता है हमारे अंदर बाय द प्रैक्टिस। चलिए जल्दी से बताएं व्हाट इज द आंसर, वेट कर रहा हूँ आंसर का। सब कुछ सॉल्व करा के बस आंसर ही आपको देना है, 0.987 गुणा में 55 है ना, भागा में 76.48। ये कह रहा है कि 0.7 0 पॉइंट ही आ रहा आंसर 0.709 mm मतलब m मिलीमोल। मिलीमोल में ये तो पूछ रहा है आंसर, क्या आंसर आ रहा है। एक बार एनसीईआरटी में भी चेक कीजिएगा क्या आंसर है इसका और देख लीजिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों का कोई डाउट बनता है तो कृपया अपने डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, टाइम भी ओवर होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ता हूँ, जल्दी से बताएं, इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 2.6। कह रहा है H2S एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है, जिसमें से रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है। और ये बिल्कुल सच बात है, एक्सपेरिमेंट करोगे ये वाला लैब में। ठीक है, ये वाला हम एनालिसिस जब आप करेंगे क्या कहते हैं, सॉल्ट एनालिसिस, तो उसमें आप हाइड्रोजन गैस उसमें से पास करा रहे होंगे। ठीक है ना, देखेंगे कि भैया जो आपके ग्रुप 2 वाले होते हैं उनके लिए H2S गैस वगैरह पास कराते हैं, है ना, तो उसमें सड़े वंडे की स्मेल आती है। सड़ा वंडे की स्मेल बहुत बुरी होती है, सुन के देखना कभी, मजा आ जाएगा। ठीक है, जिसके द्वार दिमाग के बंद हैं वो भी खुल जाएंगे। खैर आते हैं, तो कह रहा है कि भैया इसको डिसॉल्व करा जा रहा है पानी में एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो एसटीपी दिया है वर्ड, ठीक है, तो एसटीपी पे कितना प्रेशर होता है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो उधर प्रेशर, प्रेशर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट एसटीपी ये होता है 0.987 बार। क्वेश्चन नंबर 1 ये चीज मुझे यहाँ याद रखनी है कि प्रेशर एट एसटीपी कितना होगा, 0.987 बार होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। क्लियर है। इसके अलावा प्रेशर दे दिया इनडायरेक्टली, ठीक। इसके अलावा क्या दिया, स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब याद है मोलैलिटी, क्या दिया है, मोलैलिटी दिया है, कितना दिया है 0.195। ठीक है, मोल पर केजी, यूनिट भी पता होनी चाहिए, मोल पर केजी। ठीक है, इस पे हमने काफी टाइम बिताया है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट, हेनरी का कांस्टेंट कितना होगा। ठीक, चलिए तो लगाते हैं हेनरी लॉ, कहता है कि प्रेशर ऑफ द गैस बराबर होगा इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के और साथ में हेनरी कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। अब अप्लाई कीजिए जल्दी से, इसको सॉल्व करके आंसर भी बताइए। ठीक है, बच्चे जो खुद से ट्राई करना चाहते हैं पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा, आंसर चैट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए, और जिन बच्चों से नहीं हो रहा है हम ट्राई करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वो जो आपका वेट है वो केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, जरा एक बार रिकैप कराया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद है 1 सॉल्यूट के लिए 2 सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो बेटा इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें दिया है नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है बच्चों, यहाँ पे H2S गैस, अमाउंट वाला होगा वो सॉल्यूट होगा। और भैया जब पानी में कोई भी गैस को डाल रहे हो तो गैस हमेशा सॉल्यूट होगी, ध्यान रखना, क्योंकि गैस वहां पे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S साफ साफ पता चल गया 0.195 मोल है। और इसके दिमाग में आ रहा हो कि कैसे सर, तो बेटा मोलैलिटी दी है 0.195 मोल अपॉन में केजी, दैट मीन 0.9195 मोल प्रेजेंट है H2S के कितने में, एक
केजी पानी में, तो पानी का वजन कितना हो गया, पानी का वजन वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 1 केजी। ठीक है, अभी मैंने नंबर ऑफ मोल, यहाँ से मुझे नंबर ऑफ मोल भी पता चल गए, वेट भी पता चल गया, मुझे केएच निकालना है। चलिए जो वैल्यूज पता है वो रख देता हूँ, तो यहाँ पे 0.987 एक तो मुझे ये पता है, ठीक है, बार इक्वल टू केएच मुझे निकालना है, इनटू में नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ जल। बोलो इतना पता है। चलिए अब जरा देखो हमें वेट किसका दिया है केजी में, 1 केजी किसका है भाई, 1 केजी पानी का है, क्योंकि H2S को किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी में लिखा है H2S इन वाटर। ठीक है, तो मुझे यहाँ वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट पता है, वेट ऑफ पानी पता है कितना है ना, 1 केजी, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, और पानी का मॉलिक्यूलर वेट जल्दी से बता दो, तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भैया, 18 ग्राम पर मोल होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्या होता है वेट बट्टे में मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना हो जाएगा 1000 बट्टे में 18, अभी निकाल के बताया था कितना आया था 55.55। ठीक है, मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी ये आ गया। ठीक, तो हमारे पास सारी चीजें गिवन है, वैल्यू बस पुट कर दीजिए, 0.987 बार प्लस के एच, ये रहा के एच। ठीक है, निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S, देखो बेटा मैंने मोलैलिटी से ही पता लगा लिया कितना है। ठीक है, तो बेटा मोलैलिटी से पता लगा लेना है, तो नंबर मोलैलिटी कितना होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.95 मोल दिया है, और किसमें 1 केजी पानी में, सिंपल। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S वैल्यू रख देता हूँ, इट इज 0.195 मोल। ठीक है, जल्दी से बताएंगे मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है, मोल फ्रैक्शन की, मोल की नहीं बोल रहा, मोल फ्रैक्शन की बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ा था, इट इज डायमेंशनलेस यूनिटलेस, है ना, अभी वो देखेंगे कि मोल से मोल कट जाएगा, प्लस पानी, पानी के मोल है 55.5 मोल, अपनी मर्जी से कुछ नहीं पुट कर रहा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S वहां लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी ये लिखा हुआ है, सारी वैल्यू पुट कर दी, अब बस सॉल्व कर देना, के एच की वैल्यू मुझे जल्दी से बता दें, और देखो ये मोल है दोनों ऐड हो गए, मोल से मोल, ऊपर वाला मोल नीचे वाला मोल कट जाएगा, ऐड करके सॉल्व करके बताइए के एच कितना आएगा, कितना आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ, इसको सॉल्व करो और बताओ व्हाट इज द वैल्यू। ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिखता हूँ, तो आ जाएगा 0.987 आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़कर डिवाइड करके जल्दी से लिखता हूँ, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आंसर का वेट कर रहा हूँ आपके, तो 0.195, ठीक है, भाग में क्या है, भाग में है 0.195 प्लस 55.5। ठीक है, तो ये आ रहा है कितना 0.00350, इतना मान लेता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा डेसिमल नहीं लेता। ठीक है, चलिए डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर रहा हूँ उसे, तो आ रहा है 282 बैर, इतना बैर आ रहा है, मतलब इतना बार प्रेशर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बार में गिवन था, तो के एच की वैल्यू 282 बार आ गई। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। ठीक है, समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन 2-3 मिनट से ज़्यादा के नहीं है, जो वो भी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा तब। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, टाइम भी ओवर हो गया है, जल्दी से इसको देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसके बाद भी रह रहा है, बट वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार, नहीं होगा तो वापस पूछ लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही सरल सा क्वेश्चन है, इनसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर, CO2 को पानी में घोल रहा है। ठीक है, घोल दो, कोई बात नहीं। कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दैट मींस KH की वैल्यू पानी में 1.67 गुणा में 10 की घात 8 कितना पास्कल होगी। ठीक है, टेम्परेचर दिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जनरली हम देखते हैं। ठीक है, कह रहा कैलकुलेट कितनी क्वांटिटी ऑफ CO2 की प्रेजेंट होगी 500 ml सोडा वाटर में जब उसको पैक करा जाएगा अंडर 2.5 ATM CO2 एट 298 केल्विन। क्या क्या बात कह रहा है भाई, एक जगह तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू पास्कल में दी है, और जो हमें प्रेशर दे रहा है वो 2.5 ATM में दे रहा है। ये तो बड़ी ही समस्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समस्याएं को हम समाधान ही तो लेके आए हैं। तो प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO2 बेटा जी देखो, प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया है, कह रहा है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM, तो प्रेशर ऑफ CO2 2.5 ATM दिया है। ठीक, ये पास्कल में दिया, ये एटीएम में दिया है, तो क्या बताओ, हमने कन्वर्जन में पढ़ा था 1 ATM बराबर 101325 पास्कल होता है। अगर इतना पढ़ा था तो हाँ बोल दीजिए, चैट में लिख दीजिए, अगर इतना पढ़ा है
तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2.5 एटीएम को 2.5 इंटू 1 एटीएम भी लिख सकता हूँ। अरे भाई 2.5 गुणा में 1 एटीएम बराबर 2.5 ही आने वाला एटीएम में, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने के लिए बताया, जिनको ये चीज़ें सॉल्व करनी नहीं आ रही उनके लिए भी, ठीक है। जो बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ बच्चे हमारे थोड़े वीक भी होते हैं, वीक नहीं कहूँगा, समझ में लेट आता है, वीक तो वर्ड ही नहीं होता एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर बताइएगा कितना आ रहा है गुणा करने पे, ठीक है। तो ये प्रेशर भी किसमें आ जाएगा, देखो पास्कल में आ जाएगा, ये भी पास्कल में, ये भी पास्कल में। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यूनिट को सेम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, यूनिट को सेम बनाते हैं, ठीक। चलिए, अब इसके अलावा फॉर्मूला लिख दूं जल्दी से, क्या होता है, प्रेशर ऑफ CO2 बराबर कितना जाएगा, हेनरी कांस्टेंट ऑफ CO2 इनटू में क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। जो जो चीजें गिवन है रखते हुए चलता हूँ, जो चीज की कमी आएगी उसको सॉल्व करते हुए चलता हूँ, ठीक है। प्रेशर ऑफ CO2, अरे भाई इसको सॉल्व ही करो, कितना आ रहा है जल्दी से बता दो, नहीं तो फिर मैं उसको ऐसे ही रख देता हूँ, 2.5 गुणा 101 325 पास्कल, ठीक है। चलिए, के एच दिया है 1.6 गुणा 10 की घात 8 पास्कल, इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, और दूसरी चीज क्या दिया, जल, थोड़ा वाटर बोला है, तो दैट मीन्स दूसरी चीज क्या है, पानी है, जल है। बोलो भैया, क्या इतनी बात क्लियर, सरल सी बात क्लियर, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि भैया 500 ml में पता लगाना है। अरे भैया मुझे पता चल गया कि जब भी बात करेगा क्या, नॉर्मल कंडीशन की है ना, तो ध्यान रखना पानी का जो ml है उसको सिंपली आप केजी ग्राम के बराबर ही मान लेना, ठीक है। यहाँ पे वेट ऑफ पानी 500 ml दिया है तो उसको जनरली मैं 500 ग्राम ही कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था अंडर नॉर्मल कंडीशन आप क्या मान के चलिए, या 298 केल्विन पे जनरली आप क्या मान के चलिए कि 500 ml पानी 500 ग्राम, ठीक है। तो पानी का हमें क्या दे दिया, यहाँ पे वजन दे दिया, पानी का मॉलिक्यूलर वेट आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ जल निकालना है, ये कितना होता है, वेट ऑफ जल अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जल। तो वेट ऑफ जल कितना है, 500 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। सॉल्व कीजिए, तो 55 55 का आधा कितना जाएगा, 27 पॉइंट आना चाहिए, हाँ 55.5 27, और ये कटा 7, और ये कटा 77 आ जाएगा, आई थिंक ना 78 मान लेता हूँ, ठीक। तो 27.78 मोल आ जाएगा, क्लियर। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, और दूसरी चीज आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि सर यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बहुत बहुत कम अमाउंट में होगा पानी के साथ, इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी बहुत बहुत ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 से, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे CO2 को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 2.5 गुणा 101.325, ठीक है पास्कल, इसको डिवाइड में भेज देता हूँ, ये आगे डिवाइड में 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, देखो कितना अच्छा लग रहा है, पास्कल पास्कल सेम हो गया, कट जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आंसर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लगाना है, तो नंबर ऑफ मोल, मोल का आंसर चाहिए, तो मोल का आंसर मोल भाव हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मुझे निकालना है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ जल अभी निकाला 27.78 मोल, ठीक है। अब पास्कल से पास्कल काट दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मुझे जल्दी से बताइएगा कितना आएगा। सरल सरल से क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल पूछा है, चेक कर लेते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट वाटर इतना, कैलकुलेट द क्वांटिटी, क्वांटिटी को मोल में भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्वांटिटी है तो मोल में निकाल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, आंसर बताइएगा, डिवाइड कर लो, मैं कैलकुलेटर से चलो इसको सॉल्व करके देखता हूँ, करो भाई, आंसर का चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं बाकी क्लास को ओवर कर रहा हूँ क्योंकि घंटे से ऊपर मुझे लगता है हो जाएगी क्लास। तो हेनरी लॉ कंप्लीट करा दिया है विद एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया है, करके देखिएगा, आई थिंक 1.15 आई थिंक ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा बुक का, ठीक है। एग्जाम्पल ये तो हमने जनरली वो करें इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिएगा, हो जाएगा, सरल सा क्वेश्चन नहीं होता है कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर करें, ठीक है, जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, क्या कमियां रह गई वो भी बताइएगा, ठीक है, तो कमेंट भी कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आप भी विद्वान बन रहे हैं, क्योंकि पढ़ेगा भारत जभी तो आगे बढ़ेगा भारत, तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और अब मैं जो क्लासरूम में बच्चे हैं उनके डाउट्स लेता हूँ, थैंक यू फॉर द